बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कभी तोड़ा कभी जोड़ा, कभी फिर से बनाने की कोशिश की जाती है। यह है पाकिस्तान की सियासत और इसकी कहानी। हम देखते हैं माजी में बहुत कुछ नए चेहरे लेकर आते हैं, फिर एक नए निज़ाम की बात होती है और कभी कोई फेवरेट हो जाता है, कभी कोई लाडला हो जाता है और कभी कोई अनोखा लाडला करार दिया जाता है। ये तो शायद पाकिस्तान की सियासत की बदकिस्मती है। और जब दरवाजे एक फरीक पे बंद कर दिए जाते हैं तो इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे आता है। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की सियासत को इस वक्त कौन चला रहा है? पाकिस्तान के अवाम ही इस सियासत को चला रहे हैं, इस जमहूरी निज़ाम को चला रहे हैं, या बहुत सारे और भी पसे पर्दा लोग हैं जो कि इस सारे निज़ाम को एक तरह से चला रहे हैं? बात होती है इलेक्शंस की कि क्या इलेक्शन पाकिस्तान में इस वक्त बर वक्त हो जाएंगे, वक्त पर इलेक्शंस होंगे, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इस तरह की डेट सामने, मुजव्वज़ा तारीखें तो सामने आ रही हैं लेकिन कोई कंफर्म डेट सामने नहीं आई। तो क्या सियासी जमातें जो 90 दिन की पहले बात करती थीं, अब मामला 90 दिन से बाहर का हो गया? और क्या वाकई ही जनवरी में इलेक्शंस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? पंजाब की सियासत का नक्शा क्या होगा? क्या जरदारी साहब को सिंध मिलेगा? मौलाना फजल रहमान साहब को क्या KPK मिलेगा? बहुत सारी ऐसी गुत्थियां इस वक्त जो कि सुलझ नहीं रही। सियासी जमातें, मुखालफीन जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हैं वो भी उनसे खासे नाराज़ और नाला भी दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे, किस पर पाकिस्तान में जो इक़्तिदार के दरवाजे हैं अब किस सियासी जमात पर खुलने जा रहे हैं, किस पर बंद होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, इसी पर हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब आमिर इलियास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और मतीउल्लाह जान साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आमिर इलियास राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब आ गए और सियासत पे छा गए, आपको लग रहा है ये तनासब कोई ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया? आपने जो अभी फिक्रा बोला कि आए, छा गए और तेजी से इंसाफ मिला, वाकई नहीं मिला, क्योंकि इनको जो सजाएं निज़ाम इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, और उस वक्त जो वज़ीर आज़म नहीं बने थे लेकिन लाडले थे और फरमाइशी वज़ीर आज़म थे, उनकी ख्वाहिश पे इंसाफ दिया गया कि पाकिस्तान के कानून में सज़ा मौजूद नहीं थी, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत उन्हें अकामा पे नाअहल किया गया। पाकिस्तान का कानून उनको सजा नहीं दे रहा था। फिर मॉनिटरिंग जज बजाय हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेते सुप्रीम कोर्ट से लगे, और चेयरमैन नैब को ऑर्डर किया गया कि जो हमने रिपोर्टें बनाई हैं JIT ने, आपने इनको खोलना नहीं है, इनके ऊपर सिर्फ कवरिंग लेटर लगाना और भेज देना। और फिर आपको पता है कि वो तेजी से इंसाफ होता हुआ जब मरियम नवाज की अपील तक आया तो जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि कोई मरियम नवाज की मलकियत का सबूत है, तो 13 दफा पेपर लहराया कि जी ये देखें, वो था JIT का तैयार करदा पेपर। ठीक, मतलब वो कोई बरतानिया से तस्दीक होके नहीं आया था। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ आपके पास सबूत है? उन्होंने कहा जी नहीं। तो मरियम को बरी कर दिया और ये पेंडिंग कर दिया। ये नाइंसाफी हो चुकी थी, जिसको अब हमें बाज लोगों को ये फील हो रहा है कि उनको बहुत तेजी से इंसाफ मिला। मेरे ख्याल में तो 6 साल बहुत बड़ी सजा है। एक चलते हुए मुल्क को तबाह कराया लाडले से, और अब आप और हम ये फील करें तो मेरा ख्याल है फिर तो तेज राना साहब ठीक है, बिल्कुल हम निज़ाम अदल पे ज़ाहिरी बात है हम बात करेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि 6 साल पहले नाइंसाफ़ी हुई, अभी जो कुछ हुआ, नैब से जज बार बार चीख चीख के पूछ रहे हैं शायद अभी भी, तो आपको कोई एतराज़ है? वो कहते हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं। अपीलें उनका जी बिल्कुल दायर कर दें, जमानत खारिज करें, उनका नहीं नहीं बिल्कुल हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं किसी सूरत। ये वही नैब है, ये वही अदालतें हैं जिनको एब्सकॉन्डर भी कहा, भगोड़ा भी कहा, बहुत कुछ इस अदालत ने कहा, और जज भी, मोअज़्ज़ज़ जज भी ये वही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या जैसे आगाज़ में भी आपने कहा ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, तो अभी क्या एस्टेब्लिशमेंट क्या फेवर में आ गई इनके? आपको याद होगा कि अभी चूंकि ये पिछले हफ्ते की बात है, मियां गुल औरंगजेब साहब ने जब कहा ना कि नैब का 5 साल पुराना, जी जी, मियां गुल औरंगजेब साहब अथर मिनल्ला के साथ जज थे। इन्होंने जब नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत ली 2 महीने 17 दिन बाद, जिसमें कैप्टन सफदर की सजा 1 साल की थी, वो बहुत गला फाड़ फाड़ के वकला और लोग दानिश्वर कहते थे कि इमरान खान की 3 साल सजा है, मौके पे जमानत होनी चाहिए थी। तो कैप्टन सफदर की 1 साल सजा थी, उनको भी 2 महीने बाद 17 दिन बाद मिली। और जब उन्होंने जमानत का फैसला लिखा तो आपको पता है साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा छत पे जाके लग रहे थे, आपने मेरिट पे फैसला कर दिया, आपने क्यों लिखा, आपने ये नहीं करना था, और लगता था जैसे जमानत ही कैंसिल कर देंगे। ये मियां गुल औरंगजेब साहब उस जजमेंट का हिस्सा थे। उसके बाद इनको बेंच से हटा दिया गया।
सही सही। बस आपको मेरा ख्याल है जवाब मिल मुझे गया। बिल्कुल जवाब बिल्कुल आपको मौसूल हो गया। आमिर ज़िया साहब, सर आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी है, और जैसे हम बात करें मियां नवाज शरीफ साहब के साथ चलें, वो कह रहे हैं ज्यादती भी हुई और अभी जैसे क्विक इंसाफ भी मिल गया। पंजाब के जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, उन्होंने जो पंजाब हुकूमत ने सज़ा मुअत्तल करने की जो बात की है, तो उन्होंने अपनी उस दरख्वास्त पे जो उनकी आई थी उस पर सज़ा मुअत्तली पे लिखा, मियाँ साहब बीमार हैं, जेल नहीं जा सकते, तो इसलिए हम उनकी सज़ा को माफ़ करने का जो फैसला है, जो मुअत्तल करने का, उस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, वाकई मियाँ साहब बीमार हैं तो फिर चौथी बार वजीर आजम क्या बन पाएंगे? मेरे ख्याल में वो इतने बीमार जरूर होंगे, जैसे कि उनके वकला कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो जेल ना जाएं, लेकिन इतने सेहतमंद जरूर हैं कि वो वजीर आजम बन सकें। ठीक। तो मतलब है ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि सेहत और उसका जो है ना, जाहिर है कि जेल मुश्किल जगह होती है, उसमें आदमी को तकलीफ होती है, घर जैसा आराम तो मिलता नहीं है जेल में। तो समझ में आता है कि जनाब जेल में जाने के लिए उनकी तबीयत पे जो होगा वो भारी पड़ेगा और वो खुदा न खास्ता मजीद नासाज हो सकती है, जो जाहिर है कि मुल्क और कौम को उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात ये हो गई अस्मा साहिबा, जो दिलचस्प है ना, कि हम यहाँ बैठकर ये कहें कि जी इस अदालत का फैसला बेहतर है, उस अदालत का फैसला खराब है। ज़ाहिर है कि मैं और आप टीवी के स्क्रीन पे बैठ के इसको कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक अवामी परसेप्शन का ताल्लुक है, तो जो आपने सवाल उठाया था ना कि अवाम में तासुर यकीनन ये गया है कि यकायक जो है चीजें उनके हक में जो है होनी शुरू हो गई। और वो जो एक कहते हैं ना कि जो इल्जाम लगता था कि पाकिस्तान के दलिया पे कि दादा हुजूर के जमाने में केस शुरू होते और पोते को भी इंसाफ नहीं मिलता, तो वो तासुर खत्म हो गया। पता चला हमारी अदालतें तो बड़ी कहते हैं क्विक जस्टिस प्रोवाइड करती है माशाल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात होना भी चाहिए। खुदा करे कि ये जो नेमत है और ये जो सहूलत है वो किसी फर्द या खानदान तक महदूद ना रहे, बल्कि एक आम पाकिस्तानी के पास भी पहुंचे, और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहुंचेगी कि अब चीजें जो है बड़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ठीक है ना, ये दूसरी बात हो गई। जब तीसरी बात ये कि ये जो नवाज शरीफ साहब को जो सब चैलेंज है, तो यकीनन हम देखा कि नैब को भी इतराज नहीं है, नैब एकदम सिर के बल खड़ी हो गई है ना। पहले कहा करते थे कि बोरियों में भर के सबूत है, मुझे नहीं पता कि उस वक्त नैब गलत थी, अब गलत है, आप गलत करेगी है ना, ये फैसला तारीख करेगी। लेकिन एक होता है अवामी परसेप्शन। अब वो हमारे कोई दोस्त ही कहेंगे जी अवामी परसेप्शन में यकीनन नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं, उसका इजहार हमें टीवी पे भी मिलता है, उनकी यकीनन वोटर भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद किसी पाकिस्तानियों की है कि इसके जो नवाज शरीफ साहब को चैलेंज होगा कन्विंस करना कि वो अपनी सियासत को, अपने कारोबार को उससे देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और उनकी जो बेटों की जायदाद बनी, कारोबार बना बैरून मुल्क माशाल्लाह, वो जायज तरीके से बना, उसमें कोई नाजायज चीज नहीं हुई। ये एक उनके सामने एक पहाड़ सी बैटल है कि लोगों को कन्विंस करना। वो कैसे करेंगे ये ज़ाहिर पता चलेगा जब इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे क्या होगा, लेकिन फिर भी जो कसीर तादाद है वो ये चीज मानने को तैयार नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हम देखते हैं कि बड़े तसलसल के साथ इल्जामात है। 99 से तो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले भी लगा करते थे, अर्ली 90s में भी बेनजीर साहिबा लगाया करती थी, पूरा जो 90s का डेकेड था ना, तो उन पे ये इल्जामात अरसे से लग रहे हैं। तो जाहिर है कि उसका कोई ना कोई तो फिर चीजें चिपक जाती है ना, लोगों के जहन में जम जाती है कि जो बच्चा 1 बरस का था माशाल्लाह 24 साल का हो गया, और अगर हमारे आमिर इलियास राना साहब 24 साल के थे 1999 में, तो 48 बरस के हो गए होंगे। ठीक है ना। तो अब जब इतना मतलब है लोगों ने सुना हो तो आसान नहीं होता कि एकदम लोगों का जो है किसी के मुतालिक राय बदल जाए। तो नवाज शरीफ साहब फेसेस एन अपहिल टास्क कि अपने आप को ये दोबारा से साबित करें कि वो अमीन भी हैं, सादिक भी हैं माशाल्लाह, और इसके लिए देखें क्या करते हैं वो। बिल्कुल देखते हैं कोई नया तर्ज अमल भी जाहिर बात है इस हवाले से सामने आएगा। राना साहब, ये जो अभी आमिर ज़िया साहब ने सारी बात की, अब जाहिर बात है सादिक और अमीन की कहानी थी, और जो कुछ सारे मामलात हुए आपके सामने, और अभी जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने। आपको लग रहा है मियाँ साहब पाकिस्तान की सियासत पे वाकई अब हावी रहेंगे, और जो मफामत का नया बयानिया उन्होंने बनाया है वो मजीद ये कंटिन्यू कर पाएंगे इसको? ये सबूत नैब ने भी पेश किए थे, मैं बता दूं। एक तो ये JIT के थे, और दूसरे जो इमरान खान के चाहने वाले थे, बहुत ज्यादा लोग हायर किए गए थे उस वक्त ये बयानियां फैलाने के लिए, और पूरी कौम को 2011 से लेके ये बयानियां बेचा गया कि ये चोर हैं, करप्ट हैं। फिर जो 3.5 साल अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत थी, इन चोरों को पकड़ के सजाएं क्यों नहीं दी गई? अच्छा, वो जो बीमारी का जिक्र हो रहा था, मैं पाकिस्तान का हमेशा से ये दावा करता हूँ, वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसने प्लेटलेस पे कभी बात नहीं की। इसलिए नहीं की कि मैंने उस वक्त ये खबर दी थी जब वो हॉस्पिटल से गए थे, कि मुझे एक दोस्त का फोन आया और उसने कहा है कि उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ को ले जाएगा। और वो जब उड़न खटोला ले गया ना, तो
इमरान खान साहब को हो, फिर उनको वो याद आई ये तो सेहतमंद है, ये तो ठीक है। अरे भाई वो फैसल सुल्तान, वो यास्मीन राशिद, ये सारे कहानियां कहाँ गई आपकी? सारे आपके डाई हार्ड थे ना। फैसल सुल्तान को तो आप वजीर भी बना लिया कि मैं तो अपने दोस्तों और चाहने वालों को लाऊंगा नहीं। वो बर्की साहब जो यूके से, अमेरिका से बैठ के पूरा केपी कंट्रोल कर रहे थे, हेल्थ में सारी चीजें कर रहे थे ना, जो दावे थे ना वो सारे, वो जो अदलिया है बहुत ज्यादा इंसाफ फराहम कर रही थी, नीचे से टॉप पे आई थी, आपको पता होगा ना। 140 के नंबर में से हम शायद 132 में 33वें नंबर पे थे। और वो जो नैब दुरुस्त हो गया था, वो उन 3.5 साल में मजीद 16 दर्जे नीचे गिरा था। ये था वो इंसाफ जो 3.5 साल में ऑन रिकॉर्ड बर्पा किया गया। बहुत सारे लोग आजादो शुमार देते हैं ना, तो मैंने कहा मैं ये भी बता दूं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे हो ना हो, भेजा इमरान खान की कैबिनेट से ECL निकालने के बाद था, वरना अड़ जाते। जिस तरह वो कहते हैं कि जी वो तो, अब तो कहते हैं ना सारे फैसले एस्टैब्लिशमेंट करती थी, लेकिन खान साहब ने मरियम नवाज को तो नहीं जाने दिया, जिस पे जाना चाहिए था। उनको भी जाना था बाहर, नहीं जाने दिया। वहां गुस्सा आ गया तो इनका फैसला मान लिया। भाई फिर आप इतने भोले क्यों थे? आप क्यों आए यास्मीन राशिद की बात में, फैसल सुल्तान की बात में? आपने अपना बंदा डाला ना प्राइवेट हॉस्पिटल में। उस वक्त चौधरी परवेज इलाही से पूछ के मैंने 3 दफा ये कहा, मैं कहा जी मैं चौधरी परवेज इलाही के ब्याह पे कह रहा हूँ, वो स्पीकर पंजाब असेंबली थे उस वक्त, कि ये प्लेटलेस हो कहेंगे डॉक्टर बड़े ठीक ने, मैं आपे मेरे हरते भर्ती किए हुए ने, ये ईमानदाराना रिपोर्टा ने। अब ये सारे ईमानदाराना रिपोर्टें प्लेटलेस, फिर वो लोग जवाब दें जो इस पे बेचते रहे। मैं तो नहीं जवाब देता प्लेटलेस पे। हालात ये हैं कि चेंज हो चुके हैं, पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगा। अगर ये महमूद और बुजदार ना ढूंढते, शायद खान साहब को ये तकल्लुफ और ये तकालीफ ना सहनी पड़ती। वो जो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला का उन्होंने गाना बनवाया था और उसके ऊपर वो झूमते थे, आज उसको सुनते होंगे, याद आता होगा, अगर वो यादाश्त ठीक रखें कि आज उन्हें फजलुर रहमान की इक्तदा में मुक्तदी होना पड़ा है। चले ये मैं इसलिए होना पड़ा है कि वो बहुत आगे चले गए थे, अब उनको बहुत सारी चीजों पर वापस। लेकिन अब मैं इसी पे मजीद बात करूंगी। हमें मतीउल्लाह जान साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। और ये जो अभी आपने ये पॉइंट उठाया ना कि मौलाना फजल रहमान साहब और अमामत भी कराई, ये जो अभी सारी बातें हो रही हैं, एक तो नैब केसेस हो गए, मियाँ साहब की वापसी हो गई, फजल रहमान साहब के साथ कोई आइडियली किस्म की डील हो सकती है इमरान खान की? बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको तो पता ही नहीं था कि वो उनसे मिलने गए हैं, वो भी शायद नाराज़ है इस हवाले से। मुझे तो नहीं लगता कि, क्योंकि जिस हद तक फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे की मुखालफत में चले गए हैं और चले गए थे, तो अब अगर डील होगी तो वो एक और ही मजाक बन जाएगा, एक बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा। क्योंकि टेलीविज़न कैमरों के सामने दोनों शख्सियात ने जो बातें एक दूसरे के बारे में कर रखी हैं, बिल्कुल वो सारी बातें तो फिर आपके सामने आएंगी और टेलीविज़न स्क्रीन पे प्ले भी की जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि फजल रहमान साहब के साथ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग की भी जा रही है तो सियासी तौर पे अब मालूम नहीं वो किसको फ़ायदा देगी। फजल रहमान साहब का इसमें क्या फ़ायदा है और इमरान खान का इसमें क्या फ़ायदा है। मगर ये यकीनन फजल रहमान साहब की एक जो पोजीशन है वो पहले से बेहतर होगी अगर वो किसी से बार्गेन कर रहे हैं, चाहे वो नून लीग से कर रहे हैं, चाहे वो बहुत सारा ऐसा तासुर भी है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी वो बता रहे हैं कि जी देख लें, मैं तो इमरान खान के साथ भी दोस्ती कर सकता हूँ, अगर केपी में आपने हमें तंग किया या हमारे मध्य मुकाबिल जो खटक साहब को खड़ा कर दिया, ये ऑप्शंस भी हैं। देखें, और पीटीआई वाले भी तो मैसेज दे रहे हैं ना एक किस्म का कि हम भी फिर जो हैं ओपन हैं। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो तब्दीली आई है वो पीटीआई में आई है, और वो ये है कि अब वो अपने उन सियासी मुखालफिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए। और सियासी मुखालफिन के साथ बातचीत के लिए जो वो तैयार हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, चेंज है और बहुत बड़ी तब्दीली है। और जिनको पीटीआई वाले जो हैं वो जिनको चोर और डाकू कहते थे, अब उनकी इमामत में अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो यकीनन ये दिल से उन्होंने तस्लीम किया होगा फजल रहमान साहब को कि फजल रहमान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, क्योंकि आप खुद पीटीआई वालों के पास तो कदम बढ़ाने वाले कोई रह नहीं गए। तो ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन है। मगर एक बात तय है जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक तरफ तो हमें या तो पीटीआई के लोग दोस्त मिलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा नून लीग के हवाले से उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बात करें कि सबसे बड़ा जो किरदार है वो हमारी मुल्क की सियासत में और आज भी वो इस्टेब्लिशमेंट है। और दूसरी तरफ अगर कुछ कारकुन या लीडरान नून लीग के हैं तो वो भी जो है तहरीक इंसाफ को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, और वो भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि असल में तहरीक इंसाफ को लाने वाले जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट थी, और जिनका नाम जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम नवाज शरीफ साहब पहले लेते थे, अब तो वो नाम लेना भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो हम एक दूसरे को जितना भी
हम एक दूसरे पे ये तनकीद कर लें, चाहे वो सियासी कारकुनान के तौर पे, चाहे सीनियर तज्जियाकारों के तौर पे, मगर हकीकत ये है कि जो असल ज़िम्मेदार हैं और जो असल किरदार हैं इस सारी सियासी खेल का, उसके ऊपर शायद तज्जियाकारी में भी हम उस तरफ इशारा नहीं कर पाते, खुल के बात नहीं करते। लेकिन आपको लग रहा है कि अब उनकी मफामत हो गई, सुलह हो गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या फिर मामलात कुछ अरसे बाद आपको फिर वही नवाज शरीफ नजर आएंगे जो 4 बार हम देख चुके हैं माजी में? मेरे ख्याल में अब की बार तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा नवाज शरीफ साहब को। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब खुद जो है 4 साल लंदन में बैठ के उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सी ज़िंदगी का वक्त उनका गुजर गया है। तो ज़ाहिर बात है इस एज और स्टेज पे आके नवाज शरीफ साहब को जब तक अगर फ़ौज की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा छेड़ा ना गया, अच्छा, तो मेरे ख्याल में वो पहले वाले नवाज शरीफ नहीं रहेंगे। और पहले भी देखें, हम सियासतदानों से तो बात करते हैं कि ये मुफाहमत नहीं करते, हर दफ़ा इनका एस्टैब्लिशमेंट से झगड़ा होता है, मगर आज तक हमने ये सवाल नहीं किया कि एस्टैब्लिशमेंट का हर वज़ीर आज़म से झगड़ा क्यों नहीं। हम तो अक्सर सवाल उठाते हैं हर वज़ीर आज़म 3 साल बाद ही ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है। मुफाहमत की बात, मसालियत की बात जो है, वक्त आ गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में भी सवाल उठना चाहिए कि वो क्यों नहीं मुफाहमत करते अपने मुखालफिन के खिलाफ। और दूसरी बात यह है कि वो मुखालफिन बनाते क्यों हैं, उसकी वजह वो खुद है। उनको सियासत में आना नहीं चाहिए, सियासी किरदार अपनाना नहीं चाहिए। और अगर वो ये सारे काम छोड़ दें तो ये अगर नून लीग और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पे जितने भी सियासी जुमलेबाजी करें, तनकीद करें, ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। मगर यहाँ पे जो नफरत में चीज़ें बदल जाती हैं, उसकी वजह यह है कि ये दोनों जानते हैं कि जो असल मुजरिम है उसका वो नाम ले नहीं पाते, तो गुस्सा एक दूसरे पर उतरता है जो नफरत की सूरत में निकलता है, सियासी मुखालफत से भी आगे। हम हमेशा सुनते हैं शायद मफामत हो गई या सुलह हो गई। इसी पे मजीद मुझे बात करनी है, बाकी मेहमानों से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले। आमिर ज़ियाद साहब, कुछ आपको लग रहा है, अभी जैसे मती साहब भी सवाल उठा रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह और नाराजगी की हमेशा बातें होती हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है, कोई खास सहूलतकारी दी गई, खास रिलीफ इसी सिलसिले में दिया गया? प्रोग्राम के पहले से मैं बात कर रहे थे और आमिर जो इलियास राना साहब उन्होंने बड़ा दुरुस्त कहा था कि जो पीटीआई की गलतियां थी बुज़दार की सूरत में और महमूद साहब जो सीएम केपी थे, इसमें बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो जो टीम बनाने का दावा करते रहे थे इमरान खान साहब, उस तरह की टीम वो नहीं बना पाए। यहाँ पे बिल्कुल एक जेन्युइन बात है कि आपने ये मौका दिया कि चीज़ों को मतलब है कि आपके खिलाफ चली जाए। उसके बाद भी उनको कई मरतबा मतलब है जब वो इक़्तिदार से हट भी गए थे, अगर जरा सब्र तहम्मुल से काम लेते तो इलेक्शन में जो इतनी ताखीर हो रही है और जितनी मुश्किल में वो आ गए तो गालिबन ना होती और इलेक्शन हो भी जाते इतना। लेकिन जाहिर है कि जो बेसब्रापन था उसकी वजह से हमने पूरी सूरत हाल देखी। अब दूसरी बात आ गई कि नवाज शरीफ साहब, है इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आप इसको डील कह लें, समझौता कह लें, उसमें कुछ लेन देन कह लें, कोई भी अच्छा सा नाम रख लें इसको, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि एकदम एक सी चेंज आया। तो सी चेंज इस किस्म का है कि वही तो जी कि इतना बड़ा चेंज आया ना कि जनाब कल तक जो नैब उनके मतलब है उनके खिलाफ कहते थे, जैसे मैंने पहले कहा कि बोरियों में भर के उनके खिलाफ शवाहिद है, और वो कहते हैं कि जी हम चैलेंज नहीं कर रहे, हम उस चीज को वो नहीं कर रहे, कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे उस चीज को, इससे नहीं किसी न किसी जो वो क्या होगा। तो मैं जो हमें समझ में आता है कि ज़ाहिर है कि पीटीआई के ऊपर जितना बड़ा इसको क्रैकडाउन हुआ है, तो आप नहीं समझते कि जी वो जो भी अगला इलेक्शन हुआ अगर बल्ला हुआ बैलेट पेपर पे तो कोई मौसम कुव्वत बन के उभर सकते हैं ना। ठीक है, फिर उसमें जो है कि ज़ाहिर है कि फिर रह जाती मैदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। उस पार्टी इतनी मुश्किलात का शिकार नहीं थी जितनी नून लीग थी कानूनी मुश्किलात के हिसाब से ना। और जब भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी भी शोर मचा रही है कि जी फैसिलिटेट किया जा रहा है, फेवरेटिज्म है और फेवरेटिज्म, उसकी बड़ी वजह ही कि जाहिर है कि उनके लिए भी सवालिया निशान है कि जिस तरह से मतलब है जो भी वजूहात हैं कि वो केस जाली थे, गलत थे या दुरुस्त थे, लेकिन जितनी जल्द इंसाफ मिलना शुरू हुआ है ये इस बात के इंडिकेट करता है। फिर आपको नजर आता है कि नून लीग के जो है वो मतलब है कि रहनुमाओं से बात करें, वो कहते हैं कि हुकूमत हम बना रहे हैं, दे आर ऑलरेडी एक्टिंग एज मतलब एज अ फ्यूचर गवर्नमेंट। फिर आपकी जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसको आप तसलसली कह सकते हैं ना, पीडीएम को। पीडीएम गवर्नमेंट में कौन कॉलिंग द शॉट्स, वो जाहिर है कि नून लीग कर रही थी। उन्हीं के जो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, उस काबीना के अंदर भी कई नाम हैं जिसको लोग कहते हैं कि मुतनाज़ा है और नहीं होना चाहिए था, अगर आपको फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए, ये तमाम चीजें हैं। और फिर जैसे मैं बस आखिरी बात करूंगा कि जो असल खेल है परसेप्शन का, कि एक तो उनके ऊपर है कि जी करप्शन का जो परसेप्शन है उसको कैसे बदलते हैं। फिर ये जो अगर डील की बात हो रही है तो डील का अगर वो ये तासुर कैसे जाहिर करेंगे, बिल्कुल कोई डील नहीं है, कोई डील नहीं है ना,
तो ये इस तासुर को कैसे खत्म करती है, ये भी चैलेंज है उनके लिए। बिल्कुल, बहुत ये चैलेंजेस हैं। अपने सियासी जो इत्तेहादी रहे उनके माजी में और मुखालफीन है, उनको कैसे साथ लेकर चलेंगे। आमिर इलियास राना साहब, आपके पास क्या कुछ ऐसी इतलात हैं? पीपल्स पार्टी जो इस वक्त खास तनकीद कर रही है नून लीग के हवाले से, हालांकि 16 महीने तो इकट्ठे रहे, शहबाज शरीफ अंकल भी रहे बिलावल भुट्टो जरदारी के, अब ऐसे तनकीद और इस तरह से निश्तर चलाए जा रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, सिर्फ इलेक्शन के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि इलेक्शन के बाद क्या फिर यही दोनों सियासी जमातें हमें इकट्ठी दिखाई देंगी इत्तेहादी के तौर पे? बात यह है जी कि ये सब चीजें पहले से तय थी। मैं तो कह रहा था कि बस अब इनका वक्त हो रहा है एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का, और तमाम सियासी जमातें यही करती हैं। उनको चाहिए सिंध वापस, मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए केपी, और पीटीआई सहूलतकारी का सबक उनको दे रही है। पीटीआई को रास्ता चाहिए, उन्होंने फटाफट मौलाना, देखे ना आपने कहा मौलाना रास्ता दे रहे हैं, नहीं पीटीआई रास्ता मांग रही है। अच्छा, मौलाना के तो मजे हैं ना उसमें। मौलाना के और नवाज शरीफ के ताल्लुकात तो 2014 के धरने में बने थे, आप और हम क्यों भूल जाते हैं? वो तो साथ नहीं थे ना, पीपल्स पार्टी साथ थी। एतजाज हसन ने क्या क्या गंद नहीं उछाला उस वक्त चौधरी निसार पे कि किसी तरीके से मैं लड़ाई करा लूं। मतलब वो जो बीच मालों का एक किरदार होता है हमारे यहाँ, वो उस दिन लाइव दुनिया देख रही थी कि एतजाज हसन किस तरह रकीक हमले और जुमले कस रहे थे चौधरी निसार पे ताकि लड़ाई हो जाए। वो नहीं कामयाब हो सके, नवाज शरीफ ने उनको साथ बैठाए रखा। और मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, सारे ये पीटीआई और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की देन है जो नवाज शरीफ के साथ हुए। बावजूद इसके कि मिसाके जमहूरियत हो चुका था, लड़ाई थी आपस में, अलग अलग बैठे हुए थे, और इनकी उस वक्त जब गवर्नर राज पंजाब में लगा था तब दोबारा लड़ाई शुरू हुई थी, कुट्टी हो गई थी ना 81 दोबारा से। फिर कौन लाया? इमरान खान लाया, एस्टेब्लिशमेंट लाई। आप इंसाफ की फराहमी की बात कर रही थी, शौकत अजीज सिद्दीकी को हम और आप सारे भूल जाते हैं। एक सिटिंग जज खड़ा होके पिंडी बार में कहता है कि जनरल फैज मेरे पास तशरीफ लाए थे इंसाफ की फराहमी के लिए। आपको पता है ना, आप बिल्कुल याद है सर, थोड़ी सी रह जाती है। वो इंसाफ की जो आज तेजी से फराहमी है ना, उसको साथ रखें कि वो कौन किसको क्या मैसेज दे रहा था। राणा साहब से इन्होंने स्टाम्प तो ले लिया थरमिन अल्लाह साहब ने, जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, लेकिन उस इल्जाम पे जाहिर है कि अगर उन्होंने बात कह दी, वो भी इंसाफ की फराहमी की एक सामने की बात थी। साकिब निसार साहब को मैं 97 से उस वक्त से जानता हूं जब वो सेक्रेटरी लॉ बने थे खालिद अनवर साहब के साथ। वहां अजीजदारी, बरादरी, ताल्लुकदारी से लेके जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, वो जो अटैक हुआ, मैं उसको जानता हूं। उसमें कौन कौन से करैक्टर थे, क्या चीजें थी, ये सारे लोग एक थे। वक्त के साथ एक दूसरी बरादरी के सदर मुमलिकत थे, उन्होंने उन पे इल्जाम जड़ के कि जी मुझे इन्होंने रेगुलर नहीं किया, वो कसम उठा ली कि मैंने अब छोड़ना ही किसी को नहीं है। यहाँ इंसाफ इसी तरह फराम होता रहा है। वो बच्चों की बात हो रही थी, जब नवाज शरीफ के बच्चे कारोबार यहाँ थे, और जी इसके तो बच्चे और भाई कारोबार करते हैं, उसके बच्चे बाहर चले गए, वहां क्यों करते हैं भाई? जिसके बच्चे हैं ही बाहर किसी के पास, उसकी कोई है ही नहीं लेन देन। यहाँ पे इमरान खान के बच्चों की कोई जिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी तो बच्चे हैं ना, वो लोगों के बच्चे। कहता है कि इसके बच्चे बाहर पलते हैं, फलाने इनके खानदान। भाई आपका जो खानदान है लेजिटिमाइज है, वो कहाँ है? वो सिर्फ एक दिन के लिए आए जिस दिन आप पे हमला हुआ, अल्लाह ताला ने आपको बचाया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्यों? फैमिलीज कहाँ चली गई? फिर आप आ जाएंगे कि जी वो नवाज शरीफ के बच्चे नहीं आए। उनको तो पहले पकड़ा ना, उसने कहा कि मेरे पास हैं दादा के फ्लैट्स, वो आज भी ओनर है उनका। पकड़ लेते ना, 3.5 साल स्याह सफेद के मालिक थे, क्यों नहीं किया इंसाफ? ये जो 10-10 साल के बयानिए थे, इनको पकड़ के कटहरे में ला के सजाएं क्यों नहीं दी? मतलब मैं अगर इस पे बहस करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी। वो तो लंबी चले एक बहस हो जाएगी। वो तो कहते थे ना, मेरे तो हाथ पैर बंधे थे और मामला जनरल बाजवा चलाते थे, वो खुल के बाद में नहीं, इमरान खान तो कहते थे, आपको और सारे सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, जिस दिन ये हुआ मैं लोगों के पास चला जाऊंगा। और जब लोगों के पास जाने का वक्त आया तो आइन शिकनी कर दी, तोड़ता उस वक्त पहले क्यों फरमाइश की? मैंने उस वक्त ये खबर ब्रेक की थी, और अगले दिन वो मीटिंग हुई कि इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से कहा है कि मुझे रास्ता दे, मैं असेंबली तोड़ दूंगा, लेकिन अदम एतमाद की तारीख वापस ले। ये खबर मैंने ब्रेक की थी, आप चेक करा ले। भाई उनका तो मतमा नजर एस्टैब्लिशमेंट है हर तरह से, किसी भी तरीके से मुझे इधर से रास्ता मिले या उधर से। लेकिन आमिर इलियास राना साहब, आप नहीं समझते अभी भी कुछ मामलात एस्टैब्लिशमेंट ही चला रही है? जिसमें साइफर का केस दिया आपने, एस्टैब्लिशमेंट को रास्ता दिया, आपने सियासत का रास्ता ही नहीं लिया, आपने मजबूत बनाया। वो कहते हैं खुदा का वास्ता हमें पीछे हटा लो, आप कहते हैं नहीं, आप है, आप ही आप माई बाप हैं। तो अभी मियां साहब को रास्ता किसने दिया? चले रास्ता बन गया। मियां साहब के लिए किसने सहूलत करी? सुनना चाह रही है ना आसमा? मैं बिल्कुल, आमिर ज़िया ने बता दी आपको बात, जो आपके दिल की ख्वाहिश है वो आप खुद से नहीं, मेरे दिल की ख्वाहिश भी छुपाई नहीं है, मैं तो आपकी जुबान से सुनना चाह रही। मैंने आपसे कहा है कि उस वक्त भिजवाया गया था। अच्छा, भिजवाया, बिल्कुल भिजवाया गया, 10 प्रोग्रामों में अभी लाया गया। सर अब ये भी कह दें, अभी लाया गया। मैं प्लेटलेट्स की कहानी नहीं बेचता।
मैं प्लेटलेस की कहानी नहीं बेचता, उसके पास तो लोग गए हैं, मेहरबानी कर रहे हैं, ये मुल्क नहीं चलता। वो आपके जो पड़ोसी मुल्क जिनके तरफ जूता करके भी दिखाया जाता था डिप्लोमेसी में, आपके साथ वो छोड़ गए थे, उनके जहाज से आपको उतारा गया क्योंकि आप उनको गालियां जहाजों में दे रहे थे। आपको तो नाम की कोई चीज नहीं आ रही थी, आपने सारे ताल्लुकात खराब किए। चले बस अभी ला रहे हैं, मुल्क को चलाने दें। अगर खान साहब को कुछ समझ आई है तो बैठने दें। बिल्कुल, वो जो बार बार बात कह रहे हैं ना, बैठने दें, मुल्क को चलाने दें, मुल्क मुश्किल हालात में। तो अभी जो क्या वाकई मियां नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं? हमने तो 16 महीने सुना था अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। देखिए, पहले भी इस्टेब्लिशमेंट ही इस मुल्क को भंवर में डालती थी और निकालती थी, और अब भी इस्टेब्लिशमेंट ही इस मुल्क को भंवर में डाल के अब वो निकाल रही है। बाकी तो सब आलाकार हैं। आपने सुना होगा ना कि अगर सड़क के ऊपर कोई कूड़ा पड़ा हो तो आप किसी चलती गाड़ी में उठा के उसको अंदर फेंक दें, तो ये बड़ी बदतमीजी तस्वर होती है और इस पर बंदा गिरफ्तार भी हो सकता है। लेकिन अगर सड़क पे चलती गाड़ी में से कोई कूड़ा बाहर फेंके, वो एक बड़ी वीडियोस आती है आपने सोशल मीडिया पे, तो जो गाड़ी से कूड़ा बाहर सड़क पे फेंक रहा है, अगर वही कूड़ा उठा के उसको गाड़ी वाले के मुंह पे मारा जाए और कहा जाए अपना कूड़ा साथ लेके जाओ, तो इसमें गैर कानूनी क्या चीज़ है? तो मैं समझता हूँ अब जिसने ये कूड़ा फेंका था शाराए जमहूरियत पे, शाराए दस्तूर पे, उसके मुंह पे एक कूड़ा मारा जा रहा है। अब वो कूड़ा उठाए और जाए, लेकिन मसला ये है ना, वो कूड़ा उठा के वो मजीद कूड़ा डाल रहा है, बजाय इसके कि अपना पहले वाला कूड़ा जो है वो लेके चला जाए और वापस मुड़ के ना देखे, वो मजीद कूड़ा डाली जा रहा है शाराए दस्तूर पे। अब उस कूड़े को कब कोई उठा के वापस उसके मुंह पे मारेगा, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला जो सब पहले चल रहा था ना, वो अभी एक साइकिल बन चुका है, वो सिलसिला चली जा रहा है और इस सिलसिले को रोकना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि अब पहले उसके साथ डील थी, अब इसके साथ डील थी। अगर डीलों से ये मुल्क चलना है तो फिर मेरे ख्याल में इधर बैठ के हम जो तज्जियाकारी कर रहे हैं, ये तज्जियाकारी नहीं है, ये रियाकारी है, ये मुनाफकत है। हम जो इधर बैठ के कभी एक को लताड़ते हैं, कभी दूसरे को लताड़ते हैं, और ये मानने को तैयार नहीं है कि ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट के दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ औकात में लॉन्च होते रहे और इस्तेमाल होते रहे। तो मेरे ख्याल में हमें ये मुतालबा करना चाहिए अपने इस तज्जियाकारी में भी कि चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो आसिफ जरदारी है, आपका कोई काम नहीं है, इनको लड़ने भिड़ने दें। ये हमारे मुल्ज़िम हैं, हमारे मुजरम हैं, हम इनके गिरबान पे हाथ डालें, किसी और का कोई काम नहीं है कि इन तमाम मामलात में मुदाखलत लेकिन आवाम को इतनी इजाजत दी जाती है? अभी तो देखिए इलेक्शंस होने लगे हैं, सारी सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रही हैं, और वो जिस तरह से चीख रही हैं, अभी तो इलेक्शंस होने हैं ना। तो मसला ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत उस वक्त तक होती रहेगी जब तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में रहेगा, चाहे वो नवाज शरीफ के हक में है, चाहे वो इमरान खान के हक में था। तो लेकिन अगर चलिए वो आप तो एस्टैब्लिशमेंट को बार-बार ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सियासतदान देखिए ये वोट लेके आते हैं, ये ब्लेम नहीं है, बात ये एक तारीखी सच है, एक हकीकत है। ये जो सियासतदान आते हैं वोट लेके आते हैं, मती साहब आपको मुझे भी पता है 1.5-2 लाख वोटर इनका होता है, और ये वोट लेके आते हैं, अवामी नुमाइंदे अपने आप को कहलाते हैं, जमहूरी कहलाते हैं, फिर ये क्यों खिलौना बन जाते हैं किसी के? बिल्कुल वोट लेके आते हैं और ये उस वोट के तकद्दुस को पामाल करते हैं, अपनी बुज़दिली कमजोरी दिखाते हैं, इक़्तिदार के साथ चिपकते रहने के लिए डील भी करते हैं, समझौते भी करते हैं, असूलों पे समझौते करते हैं, वोट को बेचते हैं। मगर इस सारे अमल के अंदर इस सारे अमल के अंदर हुकूमतों को ब्लैकमेल कौन करता है, हुकूमतों को अदम इस्तेहकाम का शिकार कौन करता है, धरने यहाँ कौन लेकर आता है, उसके ऊपर हम बैठ के तज्जियाकारी नहीं करते। हमें ये बातें करनी चाहिए। और अब धरने के दिनों में आपको याद है बहुत ज्यादा कि बजाय अब हम जस्टिफाई करने के इमरान खान के साथ ठीक हुआ है, जो कूड़ा लाया गया था वो कूड़ा वापस लेके जा रहे हैं लोग, अब वो ठीक हुआ, बजाय ये कहने के कि अब नवाज शरीफ जो है वो ठीक कर रहा है, अब एक नया कूड़ा अगर तैयार किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये कोई तज्जियाकारी भी नहीं है और ये कोई तज्जिया नहीं है। लेकिन चलिए हर एक की अपनी ओपिनियन है, जाहिर बात है, अपनी अपनी ओपिनियन है और हम सबको एहतराम करना होगा जो जिसकी भी ओपिनियन है। आबिर ज़िया साहब, आप जो सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं और जैसे मती बार बार ये इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम सियासतदानों के किरदार को भी तो देखें, वो क्यों अपने आप को फॉर सेल पेश कर देते हैं। और दूसरी बात, ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, क्या आपको लग रहा है वो भी अब खत्म हो गया, अब वहां भी सुलह हो गई एक तरह से? ये बड़ी दिलचस्प बहस है कि जी ज्यादा कसूर इस्टेब्लिशमेंट किसका है या सियासतदानों का होता है जी, ठीक है ना। अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ होता है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन ली जाती है, कुछ लोग सिर्फ सियासतदानों को जो है मुर्द इल्जाम ठहरा रहे होते हैं और बाज़ दोस्त हमारे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं। पहली बात है कि पाकिस्तान में हमेशा से, जो अगर हम जरा सा तज्जिया करें कि हमारी जमहूरियत बहुत ही फ्लॉड है, कमजोर बुनियादों पर है। हमारे जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं
वो बहुत ही मतलब अंडर डेवलप्ड हैं तारीखी एतबार से। तो उस मुकाबले में जो फौज का इदारा है वो ज़्यादा डिसिप्लिन था, ज़्यादा मजबूत था। और ये सूरत हाल हमारे यहाँ 47 के पार्टीशन के बाद से जो है हमें इसी तरह की कहते हैं लॉप साइडेड रियासत मिली थी। तो उसमें होना ये चाहिए था कि सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो मिलकर चल रही होती, लेकिन क्योंकि जब कशमकश होती है तो उसमें ज़ाहिर है कि जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज इदारा है वो डोमिनेट करता है। फिर दूसरी बात ये कि जब सिविलियन क़यादत को मौका मिला, नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजोरिटी के साथ मौका मिला, तो मुस्तहकम हुकूमत बनाने का मौका मिला। मैं भी पुरानी बात नहीं करते, भी हम हाल की तारीख की बात करते हैं। तो वहां पर जो है हम देखते हैं कि फिर अनडेमोक्रेटिक तरीके से जब आप रियासत को चलाने की कोशिश करेंगे और आप समझेंगे कि जी पाकिस्तान जो एक राजवाड़ा है और मैं जो चाहूँ करूँ जमहूरियत के नाम पे, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते थे। यानी कि काबीना का इजलास नहीं हो रहा, किचन काबीना के अंदर फैसले हो रहे हैं, ठीक है ना। आप दुनिया भर में होता है कि हमेशा आप इदारों के साथ मिलकर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, माशी पॉलिसी पे जो जिसका वो होता है रोल होता है उसके साथ बैठकर आप फैसले करते हैं। यहाँ पर कोशिश की जा रही थी अंडरमाइन करने की, और वहां पर जहाँ पे आप मिलजुल कर एक कंसेंसस के जरिए, या तो होता है ना कि आप ओपन डिबेट के अंदर जो है उनके साथ जजायर एक फोरम से बात जब होती होगी, या तो कायल कर लें हो जाए और एक मुश्तरका पॉलिसी बना लें, तो उसमें जब आप अंडर कटिंग करेंगे तो फिर इस तरह की सूरत हाल होती है। तो हमें हमारी यहाँ जो हमने देखा कि कई मरतबा जो फौजी तब्दीलियाँ आई उसके अंदर जो है वो सियासतदानों का बिल्कुल गले गले उतना ही कसूर था। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि चंद मुहिम जो जर्नल थे कि जिनकी वजह से ऐसा हुआ, कि अपनी कमजोरियां, नालायकियां, बदगुमानियां भी उतना ही बड़ा उसमें हिस्सा है। अब हमारे अगर आइडियलिज्म कहे कि नहीं जी सिर्फ इलेक्शन होने तो, लेकिन अरे पाकिस्तान जिस तरह की रियासत है, हमारा क्या मुस्लिम ममालिक जितने 50 से ज्यादा, आपको पता है वहाँ पे किस तरह की जमहूरियत है, नाम की जमहूरियत है, टोकन जमहूरियत है। तो मैं सबको ये बात बताता हूँ कि देखो जमहूरियत की सबसे बड़ी शर्त होती है कि वो सेक्युलर होती है अपने उसके अंदर ना। हमारे यहाँ एक मखसूस हालात हैं, दीन से हम लोगों का गहरा ताल्लुक है, तो वो भी हमें उस चीज को लोग मद्देनजर नहीं रखते। फिर हमारे यहाँ जो है जिस तरह की एक कहते हैं ना कि एक प्रोविंशियल एक उसमें टसल्स हैं, तो बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शंस हैं पाकिस्तान में। तो उसको मैनेज करने के लिए जो अच्छी बात होगी कि बजाय इसके कि हम सिर्फ इल्जामात की बात करें, कि समझ में आना चाहिए कि जो हाइब्रिड सिस्टम है, या जब तक सिविल और फौजी मिलके नहीं चलाएंगे मामला, अपनी अपनी डोमेन में रहेंगे, सब अपनी अपनी डोमेन में रहेंगे। डोमेन का बात नहीं, डोमेन तो क्रिस क्रॉस होगी, वो कहने की बात है। जो अमली अगर मैं बात करूं तो वो क्रिस क्रॉस होगी, आप उसको बिल्कुल यकीन माने। अमली तौर पर होती है और होती रहेगी कि जब तक सिविल इदारे मजबूत नहीं होंगे, इनमें कैपेसिटी नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर डेमोक्रेसी तो लेकर आए, वो मोरूसी सियासत की गिरफ्त से तो निकले, उसके बाद आपकी शक्ल होगी बात करने की जमहूरियत की। बिल्कुल, फिर जमहूरी रवैयों की बात करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक बात और, वो जो बड़ी बात हो रही है, आपने सवाल किया था कि जी नवाज शरीफ साहब से जो तवक्कुआत हैं, ठीक है, नवाज शरीफ साहब का जो माशी कामयाबियां हैं मेरे ख्याल में वो ओवर स्टेटेड हैं। और उनकी जो माशी कामयाबियां जिसका वो खुद क्लेम करते हैं, उनके हिमायती बात करते हैं, वो तमाम की तमाम उसने पाकिस्तान को मजीद माशी भंवर में फंसाया उसको। चाहे उनकी एनर्जी पॉलिसी हो, चाहे उनके वो मेगा प्रोजेक्ट्स हो जो उन्होंने कर्ज लेके जो है बनाए, जिसके अंदर दायरे के आप कमाई नहीं कर सकते, वो एक अलग मौजू है। तो मेरे ख्याल में उस चीज को भी देखना चाहिए कि इतनी कैपेसिटी होगा, वो उनके पास फिस्कल स्पेस नहीं है करने के लिए। सही, वो ये जो आईपीपी के दोस्त कर रहे थे कल के जलसे में जानिया में, वो भी मुझे बिल्कुल वो तो कह रहे थे कि 300 बिजली के यूनिट फ्री इस्तेमाल करें, तो हमने कहा सारे मामला आपके IMF चला रही है, तो वो खुद से कैसे ऐसे फैसले कर सकेंगे। तो आपको ऑनेस्टी की बात होगी, जो भी नई हुकूमत आएगी उसको दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा, 3 साल का एक्सटेंडेड फंड उनको एक मुआहिदा करना पड़ेगा। तो भी सब दौर गुजरा नहीं है, तो चाहे वो नवाज शरीफ में IPP या कोई भी जमात जो कि एकदम हम तकदीर बदल देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास स्टिल स्पेस नहीं है। जी आमिर इलियास राना साहब, सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी। अभी ये जो एक तो चले इदारों के किरदार की भी बात हो गई, अब अगले इलेक्शंस भी आ गए, आपको लग रहा है एक फरीक जेल में है, दूसरा शिकायत कर रहा है कि सियासी गुंजाइश की वो बात करता है, तीसरा कहता है जी मंजूर नज़र कुछ और है, बंद कमरों में फैसले हो गए। इन तमाम तर हालात में इलेक्शन मुनसिफाना होंगे, अगर हो गए तो क्या वाकई बाकी सियासी जमातें उसको एक्सेप्ट करेंगी? असल में ना जो आपने सवाल पूछे थे उसमें एस्टेब्लिशमेंट का था, जिसके ऊपर तबसरा नहीं आया, मैं सुनना चाह रहा था। क्योंकि मैंने और मती साहब ने तो बड़ी खुल के बात की है, और आप दोनों साइडों पे दाएं बाएं घूम रहे हैं। लेकिन चले मैं सर अपने प्रोग्राम भी चला रहे हैं, आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, आप जानते हैं ना सारी चीजों को। 2018 के इलेक्शन तो पाकिस्तान में नहीं हुए थे, वो भूटान में हुए थे। उसमें तो कोई वजीर आजम साबिक जेल में नहीं था, इसलिए वो मुनसिफाना इंतखाबात थे सबकी नजरों में। क्योंकि नवाज शरीफ को अगर 4 इलेक्शन गिन लें 99 के बाद, तो वो एक लड़े
वो सारे मुनसिफाना थे। अगर वो लड़ने के लिए आ गए हैं और अदालतों में पेश हो गए हैं तो ये सहूलतकारी है। मतलब हमारे तजज़िये भी इतने ही है ना कि ये फलाने हैं ढिमकाने हैं, उनको भुगताने के लिए एक जनरल जाके एक जज को कहता है कि हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आपने जमानत दे दी। मतलब उसके ऊपर वो चूंकि भूटान में था ना, वो जनरल भी और वो जज भी, पाकिस्तान के तो था नहीं। क्योंकि हमारे तजज़िये के अंदर सिर्फ ये है कि आज एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, मुझे उनके साथ हमदर्दी है पूरी। गए वो अपनी मर्जी से हैं, अपनी सहूलत से हैं, उन्होंने रास्ता चुना है। इस स्टेट पे हमला किसी साबिक वज़ीर आज़म ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया, वो खान साहब थे। यहाँ पे बेनजीर भुट्टो को भी निकाला गया, मरहुमा को, यहाँ नवाज शरीफ को भी निकाला गया। वो गिले करते रहे, शिकवे करते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि जनाब आप रास्ता बनाएं। यहाँ रास्ता ये था कि हम आपको घुस के मारेंगे, और उन्होंने GHQ को मारा, उन्होंने ISI के दफातर में मारा, उन्होंने हर उस इस्तारे को मारने की कोशिश की जो स्टेट का सिंबल था। बुरा लगे या अच्छा लगे, एक शख्स ने ये किया। अगर आप उसके लिए बहुत हमदर्द हैं तो मुझे आपके साथ हमदर्दी है, वो कोई भी हो, कि भाई आप उसमें बात ही नहीं करना चाहते कि एक शख्स पाकिस्तान के साथ खेल रहा है और आप कहते हैं उसके बगैर मुनसिफाना नहीं होने। तो भाई लेकिन सर एक हकीकत भी तो है ना राना साहब, आप इस हकीकत को भी तो माने। आप जो सर्वेज आ रहे हैं तो भूटान में थे, बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं, उसमें भी सवाल उठे थे, उसमें भी सवाल उठे थे। सर्वे जो आया था जुलाई वाला, उसमें खान साहब बहुत आगे थे, और जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड किए हैं उससे अगले दिन सर्वे में इमरान नवाज शरीफ के लिए आ गया। क्या सर्वे हैं वो भाई, जो लड़ेगा हकीकत वही होगी। नवाज शरीफ ने कोई वोट PTI के वोटर से तो नहीं लेना, उन्होंने मुखातिब होना है अपने उस वोटर से जो महंगाई से तंग हुआ है, उसने आप वोटर से जो हर सूरत में उनके साथ खड़ा है, उसने उनसे वोट लेना है। उसको इलेक्शन के लिए जो करना है कि मेरी पार्टी पंजाब में भी ठीक खड़ी हो, जितना मैं KP नॉर्थ में मैं खड़ा हूं, मैं रास्ता ले लूं। यही काम आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि उन्हें सिंध के अंदर रास्ता मिल जाए, उन्हें बलूचिस्तान में नहीं मिला, वापस हो गए, वो KP नहीं ले सके, फजलुर रहमान ले रहे हैं। इमरान खान साहब की पार्टी क्यों पहुंची मौलाना फजलुर रहमान के पास? आपको सोचना चाहिए ना कि इतने लोग हैं, उनकी मरूसियत नहीं किसी को नजर आई कि उन्होंने सदर अलवी पे जब अदम एतमाद का इजहार किया तो अपनी हमशीरा के जरिए किया, अपने किसी लीडर के साथ मुलाकात के जरिए नहीं किया। उन्होंने कितने लोगों को वकील रोजाना मिलते हैं, उनसे 2 हफ्ते में 2 दफा मिल रहे हैं, बता रहे हैं। उन्होंने मैसेज किसके जरिए दिया? ये सारी पार्टियां एक जैसी हैं। जब आप तज्जिया करें और उसमें गैर जानिबदारी ना हो, उसमें एक के लिए मोहब्बत हो, एक के लिए नफरत हो, तो मसला खराब होगा। अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुस्सा है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। सियासतदानों की लड़ाई है, वो लड़ेंगे, यहाँ जो हकायक होंगे उसी पे जाएंगे। उस वक्त सारे लोग 90 दिन के लिए इतना मर रहे थे कि 90 दिन के बगैर तो रोटी नहीं हजम होनी, और मैं कहता था 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना, कि ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? 27 सफे के पेज में किसी को सजा दी, ये काम मेरा और आपका था। तो ये फिर ये चीजें तय हो जाती है ना, फिर राना साहब इस हकीकत को भी हम माने कि ये फैसले कहीं और होते हैं, सारे तज्जियाकार ही करेंगे, ये फिर फैसले कहीं और होते हैं। सच बोल के भी जिनकी जिम्मेदारियां थी, हलफ उन्होंने लिया, मैंने नहीं लिया। जिम्मेदारी जजों ने ली, जनरलों ने ली, सियासतदानों ने ली, हलफ वो लेते हैं, तोड़ते वो हैं। तो लेकिन कोई अकाउंटेबल भी नहीं होते ना, कभी उस तरह का एहतसाब भी नहीं होता। आखिरी बात, आपको लग रहा है इलेक्शंस हो जाएंगे, वक्त पे होंगे? देखिए, इलेक्शन होने चाहिए, और अभी भी मुझे यकीन नहीं है। देखिए, इस मुल्क के सदर ममलिकत को अगर इस बात का यकीन नहीं, वो भी यकीन है, बिल्कुल वो कह रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब को भी मुझे नहीं लगता यकीन। उन्होंने अभी मुतालबा नहीं किया वैसे इलेक्शन कमीशन से, मुतालबा भी नहीं किया उनको, क्योंकि अभी भी मामलात उनके फंसे हुए हैं अदालतों में। तो मालूम नहीं कि इलेक्शन जो है होंगे या नहीं, लेकिन हो जाने चाहिए। और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर मामलात जो हैं वो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि हालात जाएं। फिर सिलेक्शन होगी, इसका मतलब नहीं, एस्टैब्लिशमेंट तो शायद चाहेगी, लेकिन मामलात जो हैं फिर पॉलिटिकल वाइज जो पेंडुलम स्विंग करेगा ना, फिर वो उन लोगों की तरफ करेगा कि जिन लोगों पे ये गिला है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे हमले किए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मतिउल्लाह जान साहब, आमिर इलियास राना साहब, सर आपका शुक्रिया, आमिर ज़िया मेहमानों का शुक्रिया। कुछ क्रिकेट के इश्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सियासत से ज़रा हट के। डॉक्टर नौमान न्याज साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हम सबके फेवरेट हैं और बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया तबसरा देते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। ये जो प्लेजर अस्मा, और मुझे अब ये नहीं पता कि तारुफ कहाँ है और मोहताजी नहीं, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने, थैंक यू सो मच। तो ये सबसे पहले बताइए, टीम कर क्या रही है, इंडिया करने क्या गया है? मुझे तो लोग बच्चे मेरा छोटा सा बेटा है माशाल्लाह, वो जब क्रिकेट देख रहा होता है तो वो ऐसा एनालिसिस कर रहा होता है कि टीम की परफॉर्मेंस ये नजर क्या आ रही है आपको? देखें, ये तो इट इज राइट अप देयर ना कि हम हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है वर्ल्ड कप की कि पाकिस्तान 4 सक्सेसिव मैचेस हारा है। अच्छा, अब अगर इस परफॉर्मेंस को हमने डाइसेक्ट करना तो वेरी क्विकली, उसमें प्रॉब्लम ये है कि कौन सा पावरफुल कैप्टन था जो कि बाबर आजम था,
अच्छा, और जब ये पावर शो जो आपके का नाम है प्रोग्राम का, ये एक्चुअली इन पे फिट आता है। बिल्कुल। सो मुझे ये बताइए कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट दैट, यू कांट टेक दैट अवे, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल जनरेशंस इन पाकिस्तान। लेकिन जब ये किसका फेलियर है कि एक कप्तान आपका जो है वो पावर सेंट्रिक हो जाए। ट्रू, ऐसा ही मैनेजमेंट का ना फेलियर। बिल्कुल। अच्छा, वो जब हो गया तो ही स्टार्टेड डिक्टेटिंग। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसकी कंफर्ट जोन बन गई। उस कंफर्ट जोन में जो प्लेयर्स अंदर आने भी चाहिए थे वो उन्होंने आने नहीं दिए। T20 के जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल्स तो आजकल वैसे ज़ेरे अताब है बिकॉज ऑफ द रीजन कि इट इज़ अ मिनी फॉर्म ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट जिसमें आपको सेशंस खेलने पड़ते हैं, डिफेंस होना चाहिए। तो अब हमारे जो T20 के बॉलर्स थे वो आप खिला रहे हैं। अब हारिस रऊफ का कोई फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस नहीं है। शादाब खान हार्डली प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो ये तैयारी नहीं की गई। आपको पता है वर्ल्ड कप जाने से पहले तमाम दुनिया की टीम्स तैयार होती हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी तैयारी नहीं। आप इंडिया को देख लें, बिल्कुल ठीक है, द वे दे हैव प्रोग्रेस। बिल्कुल। और व्हाई? क्योंकि इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट सिलेक्शंस हैं। ठीक हो गया, एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि हमारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है जो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बाद किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की, वो मेडिकल पैनल है। अब आपका एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर इंजर्ड, किसी को उसका पता नहीं, नसीम शाह इंजर्ड, शाहीन शाह अफरीदी एग्जॉस्टेड लग रहा है कि वो नी इंजरी जो है क्या वो हुई। फखर की नी इंजरीज परसिस्टिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर। ठीक है, मोहम्मद हसनैन कुड हैव बीन अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, पेसी है, वो एंकल के साथ इंग्लैंड में रिहेबिलिटेट हो रहा है। सो कंप्लीट केओटिक। व्हाई? क्योंकि आपने टाइम्स के साथ प्रोग्रेस नहीं किया। आपके डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं, या क्लिफ डेकन एक फिजियोथेरेपिस्ट है जिसका कोई इंटरनेशनल टॉप एथलीट्स के साथ कोई वास्ता नहीं रहा, और आप अपने प्रीमियर एथलीट्स को ऐसे बंदों से ठीक करवाना चाहिए। आजकल असमा टाइम आ गया हुआ है क्रिकेट में, क्रिकेट क्या स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट होता है, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, बायोमैकेनिस्ट होता है, रिहेबिलिटेशनिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट भी मेरे ख्याल से होना चाहिए, कोई उनकी कोई ज़हनी कोई थोड़ी सी तरबियत भी करे। साइकोलॉजिस्ट, बट फिर अगेन फेलो हो जो कि काम करता हुआ है वो एथलीट्स के साथ। ये नहीं है कि हम किसी मार्केट में जाके और किसी साइकोलॉजिस्ट को कहें भाई आज जो हमने किया हुआ है। डू यू नो इस पाकिस्तान टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट गया हुआ। ठीक, ये एक रीजन हो गया। अच्छा, अब आपकी पुअर टीम सिलेक्शन और आपने हॉर्सेस फॉर कोर्सेज नहीं, जैसे सरफराज अहमद शुड हैव गॉन, क्योंकि वो नंबर 5-6 पे इन पिचेस पे आड़ी तिरछी शॉट्स खेलता है। इसी तरह शाहनवाज धानी में वेल हैव बीन अ बेटर चॉइस क्योंकि वो पीछे से तेज बॉलिंग करता है। स्पिनर अबरार अहमद का केस इन पॉइंट है कि वो 6 टेस्ट में अगर 38 आउट करता है, मिस्ट्री स्पिनर है। व्हाई ही वाजंट इंक्लूडेड इन द 15? तो ये सिलेक्टर्स का कसूर है कि ऐसी टीम सिलेक्ट करके भेजी, या मुझे ये लगता है, सारी बात हम सियासी प्रोग्राम करते हैं, हम हर चीज़ को सियासत से देखते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये पीसीबी का जो चेयरमैन है हमेशा प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करते हैं, अपना फेवरेटिज्म आप दिखाते हैं, पहले माजी में जो कुछ रहे, अभी ज़का अशरफ हो गए, तो क्या ये एक सियासी जो तकर्रुरी हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई वाली वारिस ही नहीं होता बोर्ड का? नजर इसमें इनडायरेक्टली तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसका रीज़न ये है कि जो आजकल की दुनिया स्पोर्ट्स की, इट इज़ एन इंडस्ट्री जिसमें आपको कॉर्पोरेट साइड होनी चाहिए, बिजनेस साइड होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, फोरकास्टिंग होनी चाहिए, एंड मॉडर्न क्रिकेट का मतलब है आपके पास वो फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें, ये 400 रन ऐसे ही हो जाते हैं। डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड 118 10 ओवर में ऐसे ही कर देता है। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि पहली 20 गेंद जो पावर प्ले है इस वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा हैज चेंज हिज गेम स्टाइल। वो सेल्फिश नहीं खेल रहा, वो फॉर द टीम खेल रहा है। वो 127 का स्ट्राइक रेट है। पहले 5 में पाकिस्तान का कोई प्लेयर ही नहीं है। कौशल मेंडिस आता है नीचे जिसका 96 का है, या जॉनी बेरेस्टो ओवर 100 है। This clearly shows कि we are lagging behind. So you are expecting a Fiat car to run with the Ferrari. ठीक है, क्योंकि उसमें एथलेटिसिज्म है, उसमें अच्छा इसमें भी जब आप क्रिकेट में आते हैं इसमें स्ट्रेटेजाइज करते हैं, वो टैक्टिक्स होती हैं, उनका जो स्टाफ है उसमें सॉफ्टवेयर हैं, उसमें रियल टाइम डाटा है, उसमें उन्होंने पूरी प्लानिंग की होती है। लेकिन हमारे यहाँ प्लानिंग का फुकदान है। मुझे तो लगता है टीम जब एंटर होती है मैदान में वो ऐसे शर्माए, मतलब अजीब किस्म के उनका तासुर, या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज लगता है वो हारी हुई टीम है, मैदान में उतरती ही लगता है कि हारने के लिए गए हैं। कुछ और वजूहात भी हैं, वो वजह आप बता सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट हमने भेज दिया, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो पेरेंट बॉडी दे रही है इन प्लेयर्स को। तो किस वजह से, क्या इनको कोई खौफ है, किसी खौफ में, किसी ट्रॉमा में? इसमें ये आपको मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। अभी आपने देखा है कि कौन सा दुनिया का क्रिकेट बोर्ड है
कि आपकी टीम एक डू और डाई मैच खेलने जा रही हो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और बोर्ड से एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें पहला कहा जाता है कि आपको और मुझे कहा जाता है कि इनको सपोर्ट करो, उसमें दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि भाईजान जब वापस आओगे ना तो फिर आपका सख्त एहतसाब होगा, जब ऐसी बातें आप कह यानी कि आप थ्रेटन कर रहे हैं प्लेयर्स को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अहेड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम। तीसरा वहां पे वो कहते हैं कि जी ये टीम हमारी तो है नहीं, ये तो इंजमामुल हक चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स ने सिलेक्ट की थी और बाबर ने सिलेक्ट की थी। अब मुझे बताएं ये कहाँ पे प्रोफेशनलिज्म आप दिखा रहे हैं कि आप अपने ही लड़कों को इनसिक्योर कर रहे हैं बैक होम। अच्छा, अब इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड, सब बैकग्राउंड की बात करें, मुझे थोड़ा सा एक वो मैं आपसे कुछ एक अंदर की खबर भी लेना चाह रही थी। कोई कैंप में सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा सीन है, सब ठीक है, कुछ हालात ठीक है। मुझे ये बताइए कि जब इंडिया होता है ना, वो अगर टीम मीटिंग करता है या ऑस्ट्रेलिया टीम मीटिंग करता है तो वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि कल हमने जो है मैचअप्स कैसे करने हैं, हम क्रिकेट सोचते हैं। वो आपको पता है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप टीम मीटिंग में बहुत सारे कप्तानी के उम्मीदवार बन चुके हैं जो कैप्टन से डिस्कस करते हैं। तो आप बताएं कि जो आपका इनकम्बेंट कैप्टन है उसकी वो यूनिटी किधर गई? अच्छा, अब कोई मीटिंग नहीं होती आपको लगता है? कुछ मीटिंग क्या होती है, लोग उधर क्लेमेंट बने हुए हैं, हमने कप्तानी करनी है, तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना कप्तान को। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक क्या हुआ है कि इसका भी एक रीजन है, बाबर आजम में वाज नेवर अ नेचुरल कैप्टन, अ बैड चॉइस व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज कैप्टन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल एंड हिज फ्लेबॉयंस फ्लेयर जो बैटिंग में था। वो उसने कभी भी कप्तानी नहीं की हुई थी, और कप्तानी में जब इन लड़कों के साथ आपने कप्तानी करनी होती है, यू हैव टू इवॉल्व एज ए लीडर। ग्रेटेस्ट एग्जांपल इज टैम्बा बवूमा। वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम में, बट जब फैफ डू प्लेसी तबाह करके गया था टीम, तो ही एक्चुअली उसको यूनाइट करने वाला और लीडरशिप क्वालिटी है। अब आपके साथ क्या हुआ कि वो अच्छी खासी आपकी बॉन्डिंग थी। आप आईसीसी वर्ल्ड जो कप था 2021 उसमें आपने इंडिया को हराया 152 ओवर, ठीक है। उसके बाद अब सेमीफाइनल खेले, अब फाइनल खेले 2022 के वर्ल्ड कप का, अब यूनाइटेड थे। फिर क्या होता है कि एक मैनेजमेंट कमेटी जो एक डिसीजन लेती है कि ज़बरदस्ती बाबर आजम को और रिजवान को रेस्ट करवा के शादाब खान को कप्तान बना के शारजा भेज देते हैं। वहां से इनसिक्योरिटीज और वहां से क्लेमेंट बनना शुरू है। फिर फ्रेंचाइजीज का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट बहुत है, ये वाली और बात उनके जो फेवरेट्स हैं अब वो प्रमोट कर रहे हैं कि उनका कोई बंदा कप्तान बने। इनके इंजी और रिजवान के कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंचाइजीज की जो भी आपने बात की, इस पे जरा आए ना, बताएं हमारे नाज़रीन को, अंदर की बात बताएं कि क्या है। तैयारी आपने पूरी की हुई है। अच्छा, नहीं, अच्छा, मुझे अब एक चीज ये बताइए कि जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या काम है कि वो डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस करें और किसी को कप्तान बनवाने की कोशिश करें। वो हो रही है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक हो रहा है कि बाबर आजम को कनेक्ट करने के बजाय कुछ जो उनके फेवरेट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्रिकेट बोर्ड उनसे कांटेक्ट कर रही है, बाईपास कर रही है कप्तान को, एंड यू एक्सपेक्ट के कप्तान टीम को लेके और आपको जिता के और वर्ल्ड कप जिता के। तो इसका मतलब सबने अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना रखी है। ये जो आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया है, ये कैओस है, ये शैम्बल्स है, इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट, और एडॉकिज्म पे आप 1 साल से चला रहे हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें आज से 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बोल्ड और एक बहुत प्रैग्मेटिक और ब्रिलियंट डिसीजन लिया कि उन्होंने सरोगेट कंपनीज की जो एडवर्टाइजमेंट्स थी अकॉर्डिंग टू द जो लॉ है पाकिस्तान का जहाँ पे गैम्बलिंग नहीं हो सकती, उसको कर दिया बैन। वो जब बैन हुआ तो आपके ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स जो उसके थ्रू आ रही थी उसमें कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सफर कर गए। वो स्टेक होल्डर्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिकेट बोर्ड को, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इंजमामुल हक अगर शेयर होल्डर और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यस इट इज द राइट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हाँ, तो इट इज द राइट ऑफ शेयर होल्डर है एक और कंपनी में जो कि रिजवान भी जो कह रहे हैं ना, मोहम्मद रिजवान भी उसके नहीं। लेकिन मुझे बताएं जब हम 2 मैच जीते थे तब ये प्रेस रिलीज क्यों नहीं आई? जब इंजमामुल हक को पीसीबी ने चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर बनाया तो उस वक्त सोए हुए थे, उस वक्त नहीं पता था ये कंपनी है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये यहाँ पे याद आ गया है, लेकिन और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हम एन्यूमरेट कर सकते हैं वो याद नहीं आते। बिल्कुल, मेरे पास जरा वक्त की कमी है थोड़ी सी, इन चीज़ों को भी हम, मैं 1-2 चीज़ें रह गई वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी।
राशिद लतीफ़ कह रहे हैं कि प्लेयर्स को तनख्वाही नहीं मिली, ये इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, इस पे भी धमकी लगाई गई है अच्छा। कि उनको उधर बताया गया, वो अभी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, अच्छा। उनको कहा गया है कि जो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ नेगोशिएट करके गए थे, अब हम रीनेगोशिएट करेंगे। अच्छा, अब एक फ्लिमजी एक्सक्यूज ये दी जा रही है कि जो उन्होंने साइन नहीं किए थे तो हम इसलिए पेमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते थे तो आप इतने इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हैं कि अभी आप प्लेयर्स को कह रहे हैं कि हम तो अब नहीं देंगे एंड टाइम पे, और जब आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है बाबर का हम रीनेगोशिएट करेंगे। बाबर का फोन नहीं उठाते चेयरमैन पीसीबी, मैसेज का जवाब नहीं देते। और ये अच्छा, ये भी पीसीबी डिनाई कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पास कॉल लॉग है। अच्छा, आज वो एक इंडियन वेबसाइट है, वहाँ पे उनके यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान की किसी प्लेयर से बात की और बड़ी खुफिया जो बात हुई है वो उन्होंने सब छाप दी। उन्होंने कहा कि बोर्ड का प्रेशर था कि हर हाल में वर्ल्ड कप हारना है, ऐसी बात आई है सामने। अच्छा, ये जी मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ द कफ लग रहा है। बोर्ड कभी ये नहीं कहेगा कि वर्ल्ड कप हारना है, लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो पावर जो है सेंट्रिसिटी है वो खत्म हो, डीमार्जिनलाइजेशन हो और ये अपना सेंट्रल होके स्टेटस मेन स्ट्रीम में ये डिसीजन ले सके। बट प्रोबेबली ये मैं नेगेट करता हूँ, कोई क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कह सकता कि यार आप मैच। आखिरी बात ऑन द लाइटर नोट, मैंने वो वसीम अकरम को उस दिन सुना, उन्होंने कहा जी फिटनेस के मसाइल हैं और बिरयानियां निहारियां खाते हैं, उनके चेहरों से उनकी शक्लों से नजर आ रहा है। बाकी ऐसा है। मुझे ये बताइए कि अच्छा चलें खाते हैं, मुझे ये बताइए कि अभी मैंने आपको जिक्र किया कि स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल होता है, उसमें आप अगर फेलोज लगाएंगे जो स्पेशलिस्ट होंगे वही आपको रेजिमेंट्स देंगे, वही फिर आपको क्लिनिकली एवेल्युएट करेंगे और इंडिविजुअलाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड ट्रेनिंग करवाएंगे ना। जब आप डिप्लोमा होल्डर अपनी पसंद के जिनको सैक किया होता है उनको वापस ले आते हैं, सब कुछ तो नेपोटिज्म है। और आप जाते जाते ये जरूर कहूँगा कि ये क्रिकेटर्स से ज़्यादा कसूर मैनेजमेंट का और ओवरऑल आपको जो है यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइम हैज़ कम कि अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट को और उनके साथ कंपैटिबल होना है तो कंप्लीट रिवैम्प चाहिए, मैनेजरियल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, और आपको पाथवेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और आपको फिर प्लेयर्स बैकअप बनाने पड़ेंगे। एग्जांपल ऑफ इंडिया इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, साउथ अफ्रीका इज राइट इन फ्रंट ऑफ। बिल्कुल, लेकिन शायद बदकिस्मती हमारे यहाँ ऐसा कभी होता नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारे साथ शिरकत की और वक्त की कमी है, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।